नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की चर्चा होनी थी। लोकसभा में चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा में भी फिलहाल चर्चा जारी है और गृह मंत्री अमित शाह चर्चा को संबोधित कर रहे हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब भी देने से लगे हुए हैं। विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के सवाल जवाब किए गए और सरकार की तरफ से सबसे पहले लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं चर्चा के दिन शाम को पीएम मोदी का संबोधन हुआ और करीब 2 घंटे तक पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ उसको लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे वाले बयान से लेकर सेना के हाथ बांधने जैसे गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि दुनिया ने भारत की कार्रवाई की क्षमता को अब देख लिया है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये तय कर दिया है कि भारत में आतंकी हमलों की कीमत अब सिर्फ आम लोग नहीं चुकाएंगे, बल्कि उसके पीछे बैठे आकाओं और पाकिस्तान को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने गर्व से कहा कि सिंदूर से लेकर सिंधु तक हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई की। अब ऐसे ही कोई बचकर नहीं जा सकता। तो जहां विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को मंजूरी दी, लोकसभा में और राज्यसभा में 16-16 घंटे की चर्चा को मंजूरी दी। लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। लोकसभा में सबसे पहले राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और यहां तक कि उन्होंने अपने जवाबों में कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, कितनी आतंकी घटनाएं हुई, यहां तक कि जो कोटा कानून था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जिस कानून को बनाया था, उसके बारे में भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसको 2004 में निरस्त कर दिया गया था। अब साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कांग्रेस पर हमला किया और बताया कि सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को हो रहा है। और वहीं कई तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिली। उन्होंने साफ तौर पर अपने स्वदेशी हथियारों से लेकर टेक्नोलॉजी तक सारा कुछ बताया और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कार्रवाई की गई थी, सेना के शौर्य के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि सीज फायर मेरी वजह से हुआ है, उस पर भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की 11 एयरबेस को उड़ा दिया गया। 8 एयरबेस ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, जो आईसीयू में पड़े हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तो वहीं साफ तौर पर यह भी कहा गया कि किसी के कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया। पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से कार्रवाई रोकने को कहा गया था। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, हमारी शरण में आया, तब जाकर हमने कार्रवाई को रोका।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भी काफी तरह के आरोप लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 71 के युद्ध के बाद कांग्रेस पीओके मांगना भूल गई। वहीं जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल जवाब हुए तो वहीं ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के तीनों आतंकवादियों को ढेर किया गया और इस बात की पुष्टि के लिए साफ तौर पर जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से कहा गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि 6 वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की, जो उनके पास हथियार मिले थे पहलगाम हमले के दिन, जो वहां पर कारतूस मिले थे और इनके हथियारों के जो कारतूस थे उनका मिलान किया गया और अब साफ तौर पर चेहरे की भी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जो सवाल कर रही है कि आखिर आज ही के दिन क्यों ऑपरेशन महादेव किया गया, तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। हुर्रियत वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट कांग्रेस की तरफ से दिया जाता था, इस तरीके के भी आरोप लगे। तो जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई, विपक्ष की तरफ से भी काफ़ी सवाल किए गए। आखिर सीज फायर क्यों किया गया, युद्ध को क्यों रोका गया, सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस करतारपुर साहिब तक नहीं ला पाई और विपक्ष पर आज पूरा देश हंसने से लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो रही है। जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष पर पीएम नरेंद्र मोदी जमकर बरसे, सभी सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए। शिमला समझौते को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं कहा कि 1962 में कांग्रेस पार्टी ने चीन को जमीन दे दी, कांग्रेस ने सिंधु जल समझौता किया, जो किसानों के हक का पानी था वो हक पाकिस्तान को दे दिया, 80% पानी पाकिस्तान को दिया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी हैं, तो वही कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी तरफ से शुरू से ही मांग की जा रही थी कि एक मानसून सत्र का विशेष सत्र लेकर आया जाए और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ चर्चा की जाए, ठीक है। हालांकि वो बात अलग रही कि भारतीय जनता पार्टी मानसून सत्र को थोड़ी देर से लेकर आई, लेकिन जो चर्चा की मांग आप लोग कर रहे थे उस पर काफ़ी चर्चा हुई। राज्यसभा में भी चर्चा हुई, लोकसभा में भी चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा अभी भी जारी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चर्चा करके कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब मिले हैं, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस ने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। जो पुरानी चीज़ें थी वो वापस से उखाड़ कर कांग्रेस के सामने पेश कर दी गई कि आपकी सरकार में कब क्या हुआ, कितने आतंकी हमले हुए, इंदिरा जी की सरकार ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। जी नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा कि एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश की अस्मिता पर हुए हमले, देश
के आम जनमानस हम्म, जो हताहत हुए हम्म, इस आतंकी हमले में, उसको लेकर हम्म, सरकार का साथ भी दिया कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए, सरकार अपनी नाकामियों को छिपाते हुए, नहीं क्या नाकामी रही? मैं बता रहा हूं, हाँ। पिछली सरकारों के कार्यकालों पर जिस प्रकार से चर्चा कर रही है, हाँ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार हताश है हम्म, और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाह रही है। हम्म, अगर आज के दौर में भी 1962 के भारत चीन युद्ध की बात किया जाता है, 1971 के हम्म, भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करके वर्तमान घटनाओं को छिपाने का काम किया जा रहा है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद तथ्य कोई और नहीं हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि 1971 का युद्ध विश्व का भूगोल बदल दिया था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना को विश्व का सरताज बनाकर उभारा था। तत्कालीन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने जिस तरह से पाकिस्तान को तरफने के लिए मजबूर किया था, यह उल्लेखनीय है। और आप इसके आड़ में इसे जो है अगर तब की सरकार की नाकामी बता रहे हैं, तो यह जो है उचित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है अगर कि चीन को कुछ जमीनें भारत की ओर से दे दिया गया, चीन को भारत की ओर से कोई जमीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया है। अगर कांग्रेस के अतीत को खंगाल कर देखा जाए तो कांग्रेस का अतीत राष्ट्र के एकीकरण का रहा है, और राष्ट्र आज अगर एक विशाल मानचित्र के साथ विश्व पटल पर शोभायमान है तो यह कांग्रेस पार्टी की देन है। आज अगर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र भारतीय सरजमी है तो यह कांग्रेस पार्टी की देन है। आज आप यह कहकर कांग्रेस पर निशाना साध सकते हैं कि हम पीओके को भारत में नहीं ला पाए, एक पीओके और एक 1962 के युद्ध को आप मुद्दा बना रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों ऐसे स्वर्णिम अतीत है जिसने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। कभी उस पर भी चर्चा करके देखिए, आप कांग्रेस की सरकार के मुकाबले 1% भी नहीं है। ठीक है, अविरल मलिक जी सुन पा रहे मलिक साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। बोलिए जी। यहाँ पे विषय सुधांग रंजन जी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता के रूप में, और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना कार्य कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए और तथ्य आधारित बात करते हुए, चर्चा करते हुए उत्तर देना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से भारत के द्वारा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान में घुस के दिया गया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय तुलनात्मक अध्ययन का अगर आंकड़ों के आधार पे अगर तुलना कर दी जाए तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आता है कि किस तरीके से भारत के द्वारा मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को देने का कार्य अभूतपूर्व तरीके से मोदी के नेतृत्व में किया गया। मैं सोचता हूँ अगर आंकड़ों पे बात करी जाए तो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, और जब सरकार मजबूत होती है तो आतंकवाद का मैं सोचता हूँ खात्मा होता है, आतंकवाद कमजोर होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात करी जाए 2004-2014 के बीच में, हमारे मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014-2025 अभी कंटिन्यू चल रही है। 7,217 आतंकी घटनाएं घटित हुई थी कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 से 14 के मध्य में, और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में केवल 2,150 घटनाएं घटित हुई। आतंकी घटनाओं की बात कर रहा हूँ, 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई, ये बिल्कुल स्पष्ट एक तरीके से जाहिर है, सर्वविदित है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए 2004-14 के बीच में क्या हुआ, 1,770 नागरिकों की मृत्यु हुई। ये कांग्रेस के जमाने की बात कर रहा हूँ, यूपीए 1 और यूपीए 2 के जमाने की बात कर रहा हूँ। और अगर हमारे मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की बात करी जाए, अगर बात करी जाए 2014-2025 के मध्य की, तो बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ा मौजूद है। 357 नागरिकों की मृत्यु हुई और 80% इसमें कमी आई, नागरिक मृत्यु में 80% कमी आई, ये स्पष्ट जाहिर है। और उसके साथ साथ अगर तीसरे आंकड़े पर गौर फरमा लिया जाए, मैं 2-3 आंकड़े केवल देना चाहूंगा। अगर लंबा चौड़ा आंकड़ा दिया जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है इनके खिलाफ किस तरीके से जा रहा, लेकिन 3 साल के पास इतना समय नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। 1,060 जवान एक तरीके से शहीद हुए
कांग्रेस की सरकार के दौरान 2014 की बात कर रहा हूँ। और अगर 14 से 25 की बात कर जाए, 542 जवान शहीद हुए, 150% से अधिक की कमी आई, बिल्कुल स्पष्ट और जगजाहिर है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी की तुलना का, कांग्रेस पार्टी की तुलना माननीय मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से अगर कर ली जाए तो 123% अधिक आतंकवादी मारे गए। ये बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े कर रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ उसके पश्चात क्या रह जाता है पूछने के लिए शशांक जी के पास कि अपना सवाल करें, लेकिन उसके साथ साथ मैं इनके सवालों का एक एक करके उत्तर जवाब देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में घुस के मारने का कार्य किया गया, रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक घुस के मारने का काम किया गया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, आर्मी लीडरशिप हो, मिलिट्री हो, घुटनों पे आ गई। और किस तरीके से वहां का मुल्ला मुनीर, आर्मी चीफ उनका, और उसके साथ साथ वहां का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ किस तरीके से घुटनों पे आए वो स्पष्ट है। डीजीएम और डीजीएमओ वार्ता हुई और पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ भारत के पास आया, भीख मांगता हुआ आया, बिल्कुल स्पष्ट है। और वैश्विक पटल पर विश्वगुरु के रूप में भारत उभरा, ये स्पष्ट रूप से सामने आया। और जहां तक विषय है समझौते की बात कर रहे हैं और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, किसी नेता का, दुनिया के किसी नेता का कोई रोल नहीं रहा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उसके बाद में आप सवाल मैं सोचता हूँ नहीं पूछ सकते इस मुद्दे पर। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन नहीं रहा, अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं रहा, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है, जगजाहिर है। अब उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, यूपीए का, इंडिया अलायंस का, महागठबंधन वालों का, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य राजनीतिक दलों का जहां तक विषय है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये केवल और केवल यदि कुछ कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथ साथ इन्हें जवाब देना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट पे जो पहला हमले पे पक्षात, ठीक है मलिक साहब, इन्हें जवाब देना ठीक है सैयद अगारुल्लाह महदी के विषय पे, इन्हें जवाब देना चाहिए जिस प्रकार की बयानबाजी की चिदम्बरम के द्वारा की गई इस विषय पर। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। हेमंत गुप्ता जी, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिर चर्चा करके विपक्ष को क्या हासिल हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में कल मैंने देखा, पहले राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की, फिर गृह मंत्री आए, फिर प्रधानमंत्री भी आए। जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, अब पूरी चर्चा देखकर तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है देश की, जो कभी समृद्ध कांग्रेस, जिसका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा और पूरी दुनिया में समृद्ध इतिहास रहा, आज वो लुलुप्त होते जा रही है। उसका वजह क्या है कि जो वो मुद्दों का समाधान करने के बजाय वो मुद्दों को ऐसे उलझा रहा है कि पूरे देश के नागरिक और पूरे देश की जनता ये आश्चर्यचकित है कि आखिर इस देश के विपक्ष कर क्या रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इनको बताते चले इनकी कमियां, कि आज जहां कांग्रेस को होना चाहिए आज वहां भाजपा है। पहले कभी हम इनको बताते 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, अगर माननीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनकर के जिन्ना को बना दिए होते तो क्या कांग्रेस जवाब दे पाएगी? इस देश का बंटवारा होता। पहला कॉम्युनल बंटवारा होने का मुख्य कारण बना था कांग्रेस। दूसरा बात जब आप देख आइएगा, जब तिब्बत वाला मामला जुड़ा था, कांग्रेस चाइना तिब्बत पर हमला किया था और तिब्बत भारत का अंग है ये जानते हुए भी भारत ने अपना पक्ष छोड़ दिया था। ये दूसरी गलती की थी कांग्रेस ने और उसका नतीजा हुआ था कि आज चाइना जो है तो कश्मीर से बांग्लादेश तक आपको घेरे हुए है, जबकि तिब्बत पर आपका अधिकार था। और उसके बाद जो प्रमुख गलती हुई थी कि जब चाइना से 1965 में वार हुआ था तो इजराइल ने कहा था कि भाई हम आपको हथियार दे रहे हैं, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, आपके हथियार में मेड इन इजराइल नहीं होना चाहिए। अगर उस वक्त हथियार ले लिए होते तो आज जो देश में 1962 में जो 90,000 वर्ग मील जो भारत का गया है कांग्रेस की गलती से, वो देश का नहीं जाता। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद कांग्रेस अगर प्लेटफॉर्म पे आकर संसद में आकर संसद का समय खराब करके जनता देख रही है, समझना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए कि सेना ने कब मारा, कैसे मारा। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम में तो सेना को ये अधिकार ही नहीं था। ये 22 अप्रैल की जो घटना घटी उसके बाद पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की और उन्होंने सेना को छूट दी पहली बार कि आप तय करें कब, कहां और कैसे मारना होगा।
और उन्होंने कहा कि इसको आप राष्ट्रीय संकल्प के रूप में लें। ये 140 करोड़ की जनता की इच्छाओं का मामला होगा, इसलिए आप तय करें कि सिर्फ आतंकी नहीं, आतंकी के आकाओं के ठिकानों को, उनके टेररिस्ट कैंप को, और सरकार और आतंक को अलग ना देखे। इसलिए सरकार के क्षेत्र में 100 किलोमीटर घुस कर मारे और बताएं कि भारत पहले वाला भारत सही है। अब अगर गोली चलाओगे तो हम गोला चलाएंगे। ये पहली बार सेना को इतनी बड़ी छूट मिली है, और पहली बार हुआ है जहां हम दुनिया में आर्म्स एम्युनिशन के ऊपर में डिपेंडेंट थे। पहली बार भारतीय सेना ने मेड इन इंडिया का तकनीकी उपयोग किया, और 1000 ड्रोन मिसाइल जो पाकिस्तान से चले थे उसको हमारा एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये कितनी बड़ी चीज हुई, पूरी दुनिया ने देखा। 22 अप्रैल के ऑपरेशन को 22 मिनट में सेना ने निर्धारित लक्ष्य के साथ पूरा कर दिया था। बिल्कुल। और उन्होंने पहली बार ऐसे ढंग से मारा था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया इतनी हतप्रभ थी कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। तो भारत टेक्निकल फील्ड में जिस तरीके से सेनाओं के साथ बढ़ रहा है, पहली बार जो कोऑर्डिनेशन था। बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता जी, एक चीज और देखने को मिली, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, सेम वही रणनीति इजराइल ने ईरान पर अपनाई। एब्सोल्युटली, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत ने पहली बार जो ऑपरेशन किया है, अब आप सर्जिकल मानते हैं कि आप कहां हुआ, कब मारा, कितना मारा। अरे ये सेना का मामला, सेना का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? आपका देश सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। आप देखिए आपकी फंडिंग कितनी अच्छी हो गई। आप दूसरे दुनिया का कितना बड़ा विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जिसकी आप कभी कहते थे कि हम सोने की चिड़िया थे, अभी तक आप धूमिल हो रहे थे। जिस भारत को अमेरिका दबा रहा था, आज उसको आंखें नहीं दिखा पा रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त भारत का ऑपरेशन कर रहा था, 193 देश में मात्र 3 देश ने पाकिस्तान का साथ दिया, बाकी 190 देश ने भारत का साथ दिया, और किसी देश ने भारत के ऑपरेशन को मना नहीं किया था। बिल्कुल। शशांक रंजन जी, शशांक रंजन जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये जवाब दे दीजिए कि ये जो आतंकवादी ढेर किए गए हैं और जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, आप उनको आतंकवादी मानते हैं या नहीं? देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नहीं, आप सीधा जवाब जी। मैं अगर सेना उन्हें आतंकवादी कह रही है तो आतंकवादी हैं, और सेना की तरफ से किए गए हर कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। सेना हमारे रक्षक हैं और हम अपने रक्षक पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तो लगता नहीं है, जैसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा दुख तो कांग्रेस को ही हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस को मुद्दों के लिए भी पाकिस्तान पर निर्भर होना पड़ रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी ने एक बात और कही थी कि 2002 में पोटा कानून लाया गया था, कांग्रेस की सरकार ने 2004 में उसको निरस्त कर दिया। क्या कुछ वजह रही? देखिए, मैं पहले कुछ अन्य बातों का जवाब दूंगा, उसके बाद इस ओर आऊंगा। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय 1947 के बंटवारे की बात कर रहे थे, और जब भी 1947 के बंटवारे का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगती है, मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कविता स्मरण होता है, जिसमें एक पंक्ति है कि अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े तुमने पाए, मां को खंडित करते लाज ना आई। जब भी देश के बंटवारे का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता है, मुझे यह कविता की पंक्तियां याद आती है। दूसरी ओर मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता अविरल भाई के बातों की ओर बढ़ते हुए बताना चाहूंगा। अभी हमारे साथी ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 1971 में पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब दिया गया था, और उसकी कमर ऐसी तोड़ी गई थी कि आज भी उनकी कमर 2 हिस्सों में दिख रही है। विश्व का भूगोल बदला हुआ है, विश्व के मानचित्र पर एक नया देश
आवाज हो चुका है। नहीं जिसे तो हम जो कार्रवाई पाकिस्तान से टूटी हुई कमर के रूप में मौजूदा देखते हैं। सरकार ने की है उस पूरे विश्व में परचम लहरा हुआ है। जी बिल्कुल, हम अपने राष्ट्र की अस्मिता की बात करते हुए बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। हाँ। वर्तमान सरकार ने जवाब दिया। और दूसरा, शशांक रंजन जी, अभी आपने एक बात कही कि 1947 में जब बंटवारे का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है। मैं आपको बता दूं, उस टाइम के एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे दुर्गादास, अगर आपने नाम सुना हो उनका, तो उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि ये तो पहले से ही तय हो गया था कि अंग्रेज यहां से जाएंगे और जो सत्ता की चाबी है वो कांग्रेस के हाथ में देकर जाएंगे। ठीक है, कुछ थोड़ी सी आगे बढ़े, 1948 की बात करें तो हैदराबाद का राजा था निजाम, उस पर नेहरू जी कार्रवाई करने के लिए मना कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती उसको झुका दिया था। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ शशांक जी, आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। आप बताइए, जो सिंधु हुआ था, समझौता हुआ था, उसको 80% जल देने का क्या मामला था? नेहरू जी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया? चलो बताइए। वो तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या किया जाए ना किया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें होती है, इसमें कुछ मध्यस्थता होती है, अंतर्राष्ट्रीय चलिए हम मान भी लेते हैं, दबाव भी होते हैं। हम आपकी बात को मान भी लेते हैं। आप मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो और जिस देश की आबादी 30 करोड़ हो और जिस देश की नदी का जल उस देश को ना मिल कर तो उसकी 80% जल उससे 1/4 आबादी वाले को मिले, इसका क्या तर्क है? जरा बताइए, कौन सी परिस्थिति और हालात आ गई आपको? क्यों नहीं आपने इस अमेंडमेंट किया? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर इस पर आपत्ति है तो वर्तमान सरकार इसका खंडन करे कि अगर उस समय की सरकार नहीं, वर्तमान सरकार ने तो पानी बंद कर दिया, खंडन क्या करना? पानी बंद अगर कर दिया गया तो मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर इस समझौते को खारिज करते हुए वर्तमान सरकार की ओर से पानी बंद कर दिया गया है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है शशांक रंजन जी कि खुद ही ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक है, सीधी सी बात है, किसानों की संख्या भी काफी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, तो उन किसानों के लिए 20% पानी रोका जा रहा, पाकिस्तान को 80% पानी दिया जा रहा। ठीक है, पुष्पेंद्र जी, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल और करूं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए शशांक जी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस अक्साई चीन की जो जगह है उसको आपने उस समय बंजर जमीन कह दिया और 38,000 वर्ग किलोमीटर क्यों दे दिया था जमीन कांग्रेस ने? बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से नहीं दिया है, यह चीन अपने वर्चस्व के दम पर उस पर अनैतिक कब्जा किया हुआ है और इस पर भारत आज तक अपना अधिकार बिल्कुल शशांक जी, अभी आपने अपने मुंह से बोल दिया कि चीन ने अपने दम पर उस पर कब्जा किया हुआ है, तो उस समय की सरकार कुछ नहीं कर पाई, मतलब उस समय की सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि चीन ने उस पर कब्जा किया, लेकिन भारत सरकार की ओर से दावा बना रहा और भारत के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आज भी भारत के नक्शे में वह हिस्सा भारत भूमि दिखाया जा रहा है, उसे चीन का नहीं बताया जा रहा है। हम आज भी नहीं हारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भी भारत का दावा बरकरार है। आपके गौरवपूर्ण इतिहास को याद कराते हुए आपको फिर पूछता हूँ, 1962-63 में कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव क्यों रखा था? क्यों वो लाइन में और पीस ऑफ नाम दिया गया था? उसको लाइन ऑफ पीस का नाम क्यों दिया गया था? लाइन ऑफ पीस, देखिए, लाइन ऑफ सीज का मतलब यह होता है कि हमारा वह क्षेत्र है, उसके बाद की भी जमीन हमारा है। एक बार के लिए यह विवादों में आ चुका है, हम इस विवाद को निपटा कर उस जमीन को वापस भारत में सम्मिलित करेंगे और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई और यह कर पाना इतना ही आसान है, तो वर्तमान सरकार इसे संपन्न क्यों नहीं कर देती है? वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बजाय कांग्रेस पर क्यों आरोप लगा रही है? उसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1966 में रन ऑफ कच्छ जो था ना, आपने उसकी मध्यस्थता स्वीकार करके 800 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को क्यों दिया? मतलब शशांक रंजन जी, साफ तौर पर यही माना जाए कि जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गलतियां की, भारतीय जनता पार्टी उनको सुधारने का काम करे।
भारतीय जनता पार्टी उस पर उंगली उठाने के बजाय उसे कर दिखाएं। आप उंगली उठाकर कितनी बार सरकार बनाएंगे? आप उंगली उठाकर हर बार कांग्रेस को बदनाम करके वोट बटोरने का काम करेंगे तो धीरे धीरे जनता जो है इस बात को समझ जाएगी। क्योंकि और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी लेते हैं उन पर भी लांछन भी लगते हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस राष्ट्र को स्थापित करने का, इस राष्ट्र को विश्व का तिनोर बनाने का जिम्मेदारी लिया था, इसलिए कांग्रेस पर लांछन भी लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई जिम्मेदारियों का सम्यक रूप से वहन नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार के लांछन नहीं लगते। चलिए मैं गिनता 1 2 3 आप हो जाए शुरू। ठीक है मलिक साहब। जी देखिए, कांग्रेस ने अगर कुछ किया तो जनता को भ्रमित कर रहा है, काम किया है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के मारा, मुंहतोड़ जवाब दिया, सबने देखा है। और उसके साथ साथ आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। आतंकवादियों को, जिहादियों को, खालिस्तानी तत्वों को, राष्ट्र विरोधी देश विरोधी तत्वों को, अलगाववादियों को, उग्रवादियों को, माओवादियों को, नक्सलवादियों को, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, ये समझौते की बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे सीजफायर की, सीजफायर किसी रूप में नहीं हुआ, अपनी शर्तों के आधार पर हमला करना हमने स्थगित किया है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। और ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, पाकिस्तान के द्वारा अगर किसी भी रूप में भारत की धरती पे आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास अथवा प्रयत्न किया गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, एक बात और देखने को मिली यहाँ पर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, दोनों का नाम कांग्रेस की तरफ से उस लिस्ट में नहीं दिया गया कि आप भी बोल सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से उनको तो इसलिए भी देना था शशि थरूर को कि बाहर उन्होंने क्या कुछ देखा, वो अपना अनुभव शेयर करते, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिला जब उन्होंने अपनी बात यहां से जाकर रखी। लेकिन आखिर क्या कुछ रणनीति कांग्रेस बनाकर आई, ठीक है, ऊपर से एक दो बातें और देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार तक कह दिया। देखिए स्पष्ट बात है कि कांग्रेस के पास वो ये खौफ पैदा हो गई है अंदर कि उसके अपने ही नेता उसके विरुद्ध जा रहे हैं। और देखिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, यही कारण है कि वो इनको मानना। देखिए कुछ गलतियां जो कांग्रेस ने की है, मैं अगर उसको गिनाने लगूं तो दिन बीत जाएगा, नहीं समझ पाएगा। आप अभी ये गा रहे थे ना, तो 1971 में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ था जब बांग्लादेश को बनाया था भारत ने, बहुत अच्छी बात है, बहुत नाम भी हुआ था, आयरन लेडी का उपाध्याय उनको दिया गया था। लेकिन जरा बताइए कि आखिर कांग्रेस सरकार ने 93,000 भारतीय सैनिकों को छोड़ क्यों दिया, उसको वापस क्यों लेकर नहीं आया। 1974 में आप जो श्रीलंका के पास जो कच्ची हुई जो जमीन है जहां पर हमारे मछुआरे अपना व्यापार करते, उसको क्यों दे दिया था आपने श्रीलंका को। 2014 में आपने सियाचिन से 2014 तक कांग्रेस क्या सोचती रही, सियाचिन कहीं तक छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ दिया जाए भाई। आप इस चीज को समझिए। और इसी पर कई मामलों पर इनके नेताओं ने अपने जो भाषण दिए उससे बचने के लिए कांग्रेस इस तरह का हरकत की और वो अपने ही नेताओं को आगे आने से रोकी। और हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि जब कल नेहरू जी को याद किया जा रहा था, उनके कामों के बारे में बताया जा रहा था क्या कुछ किया, तो मुझे याद आ जाता है 17 अगस्त 1945, जिस रात को यह दावा किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान हादसे में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी कांग्रेस ने ही देश को बताया। ठीक है, उसके बाद जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो वरिष्ठ पत्रकार थे दुर्गादास, उनकी किताब में यह भी लिखा हुआ था कि जब नेहरू जी ने पूरे देश को बता दिया कि उनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी करवाई जाती थी। आखिर क्यों? अब देखिए किताबों में कितनी सच्चाई है, हम तो उनको पढ़कर ये सारी चीजें बता रहे हैं। उसके बाद 3 कमेटियां तक बनाई गई, आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर भाई उस विमान हादसे में वो थे भी या नहीं थे। 1998 में अटल जी ने एक कमेटी का गठन किया, मुखर्जी कमेटी, फिर जांच की गई, उस कमेटी ने आके यूपीए सरकार को जांच सौंपी, तो सब कुछ अलग ही देखने को मिला। जब उन्होंने वहां पर पता किया कि भैया उस रात को कोई विमान हादसा हुआ था, तो वहां की सरकार कहती है उस रात को तो कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर सच्चाई ये है कि 1964 तक हमारे आजाद हिंद फौज के संस्थापक जिंदा थे, सुभाष चंद्र बोस साहब,
और देश में ही थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप नहीं कहेंगे। ये वहां की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार में जो दस्तावेज प्रस्तुत है, जिसको जब स्क्रूटनी की गई तो वो सेना के सामने आई। और अब यही कांग्रेस की सरकार है जो ये बताने से बचती रही कि सुभाष चंद्र बोस आखिर गए क्यों और कैसे उनकी मृत्यु हुई। आज तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ। देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का कारण आज तक नहीं समझ में आया किसी को। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इसका बखेड़ा उठाना शुरू करें तो कांग्रेस जितना समृद्ध इतिहास रहा उतना ही कांग्रेस के लोग क्या बताएं उसके बारे में शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिस कांग्रेस को हम लोगों ने देखा है, आज उस कांग्रेस के बारे में नहीं पता, बस इतना ही पता है कि कांग्रेस खुद का मजाक उड़ा रही है आज के दिन में। शशांक रंजन जी, ये जो मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं यही लग रहा है, और कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा भी गया कि पूरा देश कांग्रेस पर आज हंसने से लगा हुआ है। कारण साफ है कि आप वो मुद्दा उठा रहे हैं कि जिस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कह दिया, विदेश मंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, सबने कह दिया। उसके बाद भी आपने बार बार कहा कि नहीं जी हमें तो चर्चा करनी है। ठीक है, चर्चा करके आपको क्या कुछ हासिल हुआ, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। पुष्पेंद्र जी, एक सवाल ही उठता है, कारगिल युद्ध हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? हम उसमें विजय भी हुए, पर जरा बताएं कांग्रेस इसको आज तक कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाई? ये बताएं। शशांक रंजन जी, जी कारगिल विजय दिवस तो मनाया ही जाता है, 26 जुलाई को शायद मनाया। एक्सेप्ट किया ना, ऑफिशियली कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया अब तक, क्यों? सवाल ये उठता है क्यों? कारगिल विजय हुआ था तो उसके बाद भी 4-5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है। तो फिर इस पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का मतलब क्या बन रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रही है। इसे अगर आधिकारिक रूप से घोषित करना था तो कारगिल विजय के तुरंत बाद भी घोषित किया जा सकता था, और अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया अपने 10 सालों में तो उसे अब की सरकार को करनी चाहिए थी। और अगर कर दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं किया गया तो मैं मांग रखता हूं कि कर दिया जाए। और ये जो एक सवाल ये उठता है कि जब पायलट अभिनंदन को पकड़ा गया था और 24 घंटे के अंदर जब छोड़ा गया था तो उस पर कांग्रेस क्या कर रही थी? बताया जरा, क्या तंज कसा था, क्या मोदी फंसा? उसी तरह बीएसएफ का जवान हुआ तो तब भी ये तंज था। ये क्या सवाल ये नहीं उठता कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या सवाल उन मुद्दों को उठा रहे कांग्रेस जो जनता उसके साथ चले, या जनता के विरुद्ध या सेना के विरुद्ध सवाल उठाकर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? कांग्रेस पार्टी कभी सेना के शौर्य पर उंगली नहीं उठाई है और भविष्य में भी नहीं उठाएगी। हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं। अगर सेना हमारी रक्षक है तो सेना के द्वारा किए हुए हर कार्य हमारी रक्षा करती है, और हम सेना के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बयानबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना का आदर करते हैं, सेना के समक्ष नतमस्तक हैं कि आज हम भारतीय सेना की वजह से अपने घरों में बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारी व्यवस्था बनी हुई है, और हम सेना पर किसी भी प्रकार से उंगली नहीं उठाते हैं। एक विपक्ष के रूप में शशांक रंजन जी, पक्ष के ऊपर शशांक रंजन जी, सवाल करना, सत्ता पक्ष से सवाल करना विपक्ष का धर्म होता है, और हम सत्ता पक्ष से हर तरह से सवाल करना ठीक है। शशांक रंजन जी, किसी भी प्रकार का सवाल हो एक विपक्ष के नाते हम सरकार से करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ठीक है। शशांक रंजन जी, आखिर क्या कुछ वजह रही जो आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आपने अपनी सरकार में कभी भी सरकार सेना को खुली छूट नहीं दी? सेना को अगर खुली छूट नहीं दिया गया तो 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कैसे हुए? नहीं, ये तो युद्ध की बात हो गई, ये तो युद्ध की बात हो गई। ठीक है, जैसे फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, बॉर्डर पर किसी तरह का कोई तनाव ना हो। उस समय भी अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था, गोलीबारी की जाती थी, तो यही सुनने में आता था कि सेना को छूट नहीं दी गई है कि वो अपनी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करे। शशांक जी, मैं पुष्पेंद्र जी को बात को आगे बढ़ाते एक बात और कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब 1986 में राजीव गांधी ने
अपने बॉर्डर को लेकर के जियाउल हक के साथ जो समझौता किया था, तो उन्होंने क्या कहा था समझौते में? उन्होंने, राजीव गांधी ने पूरे देश की बॉर्डर के बारे में क्या कह दिया था गलती, कि सेना को बॉर्डर पर जब भी मूव कराएंगे पाकिस्तान के डीजीएमओ को खबर करेंगे। क्यों कहा था, क्यों लिखा गया था ये, जरा बताओ। इसका कोई जवाब है कि हम सेना हमारी कहाँ जाएगी, कब जाएगी, वो भारतीय डीजीएमओ क्यों खबर करेगा पाकिस्तान के डीजीएमओ को? देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो सिंदूर नहीं है, वो सौंदर्य है भारत का। और ये सिंदूर एक संकल्प था जिसे भारत के सेनाओं ने अपने सामर्थ्य के साथ जीता और उसे दिखाया है। तो इस पर सवाल उठाना ये अपने आप में ऊंची हरकत लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए था और इस तरह का डिबेट संसद में करके देश को गुमराह नहीं होने देना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, मुझे देखने में ऐसा ही लग रहा है मलिक साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने बार बार मांग की कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, कि आप और देशों को भी एक तरह से भाई संदेश दे रहे हो कि हमारे यहाँ का विपक्ष कैसा है, सरकार से बिल्कुल भी नहीं बनती, और जो सरकार कर रही है ठीक है, हमें उस पर शक है, हम विश्वास ही नहीं करते। जी देखिए, शशांक जी मौजूद है, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ये चर्चा चाहते थे, ये चाहते थे सरकार का स्पष्टीकरण पहले भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्पष्ट किया गया था राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से। मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया था, उस दौर में भी वो सबने देखा था, उस समय भी इसी विषय पे जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पश्चात जिस प्रकार से विषय है ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ये सदन में देने की मांग कर रहे थे। मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट किया, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया, वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका, उसके पश्चात भी सवाल खड़े कर रहा। मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद अपमानजनक है, और ये सेना पर जो मैं सोचता हूँ कि आपत्तिजनक बयान दिया गया था, राम गोपाल यादव जी के द्वारा दिया गया था, उस विषय पर भी इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान कम से कम कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चिदम्बरम जी के विषय पर ये स्पष्टीकरण दे, और ये सेना की बात कर रहे थे, ये गठबंधन में जिनके साथ थे कम से कम स्पष्टीकरण दे दें कि उनके साथ ये गठबंधन में क्यों थे, अलायंस में क्यों थे। आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, और उसके मुखिया, उसके सर्वा अरविंद केजरीवाल के द्वारा किस प्रकार से सवाल खड़े किए गए थे, वो भी सबने देखा था। और बयान, उसके सबूतों के आधार पर कुमार विश्वास जी का बयान भी मौजूद है, उसके आधार पर इन्हें स्पष्टीकरण दे देना चाहिए क्यों इन्होंने गठबंधन किया, कौन सी इनकी विचारधारा उस समय मिल गई थी ऐसी, उसके बाद जो इनकी आत्मा जाग गई। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय शशांक जी मौजूद है, इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए इस विषय पे। 26/11 हुआ, मनमोहन सिंह जी के कालखंड में हुआ, उसके बाद क्या एक्शन आखिर हुआ आतंकवाद के ऊपर बताएं। और उसके साथ साथ जिस तरीके का विषय है अलगावादियों का, अलगावादी कहाँ कहाँ बिरयानी खाते थे, कहाँ कहाँ फोटो खिंचाते थे, कौन कौन नेता उनके साथ फोटो खिंचाते थे, वो सबको आज भी मालूम है, जाएंगे देखेंगे मालूम पड़ जाएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का किनके साथ फोटो था, अगर उस पर बात करी जाए चर्चा काफी लंबी जाएगी, वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और उसके साथ साथ इस तरीके से विषय है शशांक रंजन जी के स्पष्टीकरण का, तो शशांक जी आप कम से कम ये जवाब दे दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हर बार आखिर आपको समस्या क्यों? पाकिस्तान को जब मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है तभी आपके सवाल क्यों? और सवाल ठीक है, सवाल आप पूछते, कोई आपत्ति नहीं है, हम जवाब देने के लिए तैयार है। लोकतंत्र की लोकतंत्र की अच्छी एक सकारात्मक परंपरा है, सवाल जवाब हो, डिबेट हो, हम चाहते हैं कि डिबेट भी हो, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी डिबेट हो, हम चाहते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार सवाल पूछते हैं वो उस प्रकार के होते हैं कि पाकिस्तान में हेडलाइन के रूप में चलते हैं। मैं सोचता हूँ इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, ये गैर जिम्मेदार रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके का विषय वोट बैंक पॉलिटिक्स का, ये कम से कम वोट बैंक की राजनीति ना करे। रॉबर्ट वाड्रा जिनकी हैसियत इतनी थी मनमोहन सिंह की सरकार में, वो जिसे चाहते केंद्रीय मंत्री बनवा देते, जिसे चाहते हटवा देते, जिसे सांसद का टिकट दिलवा देते, जिसे नहीं चाहते हटवा देते। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा जिस प्रकार का बयान देते हैं, हाँ। मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद है। रॉबर्ट वाड्रा क्या बयान आया था, इस विषय पे इन्हें चर्चा करनी चाहिए। शशांक जी चर्चा आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चर्चा करनी चाहिए रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पे। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम अटैक के पश्चात क्या बयान दिया, बताएं। ये किस प्रकार से उन्होंने कहा सड़क पे नमाज अदा नहीं करने दी जाती, इसीलिए एक तरीके से उनके द्वारा हमला कर दिया गया, उसका नतीजा हुआ। और किस प्रकार का बयान है, अगर उसे एक तरीके से मैं सोचता हूँ वो किसी भी रूप में टॉलरेट करने योग्य है ही नहीं। इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते यहाँ मौजूद है सैयद अगर उल्ला सांसद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इनके गठबंधन है,
उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है और वो सिटिंग एमपी श्रीनगर का है। वो सांस्कृतिक हमला और टूरिस्ट को कहता है और उसके बाद पहलगाम अटैक होता है। ठीक है, इस विषय पर जवाब दें। और साथ साथ जहां तक विषय है 370-35 का, डंके की चोट पे 370-35 को उखाड़ फेंक रहे और समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। सबने मैं सोचता हूँ स्पष्ट रूप से देखा और उसके साथ साथ 370-35 समाप्त होने के बाद आतंकवादियों का नेक्सस किस प्रकार से टूटा वो भी सबने देखा। इकोसिस्टम किस प्रकार से ब्रेक हुआ सबने देखा। पत्थरबाजी जीरो हो गई। पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में किसी रूप में नहीं हो रही है। ये बड़ी सफलता है। और जिस तरीके लोग कह रहे थे 370 से हटेगा, कौन की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर निर्माण होगा, कौन की नदियां बह जाएंगी, कोई एक मच्छर नहीं बना। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए और भड़काना जनता को बंद कर देना चाहिए। इनके मणिशंकर अय्यर हो, शशांक जी जवाब दीजिए। मसूद हो, इनके तमाम सारे नेता साहब, ठीक है मलिक साहब, ठीक है, वो किस किस प्रकार के बयान देते हैं सबको मालूम है। और आतंकवादी के साथ किस नेता ने, इनके वरिष्ठ नेता ने जी शब्द अटैच किया था वो इन्हें बता देना चाहिए। ठीक है, तो उससे इनके शशांक जी जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। जी मैं बताना चाहूंगा कि जब कश्मीर से पलायन हो रहा था तब केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। मैं समझता हूं इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। कश्मीर में जो पलायन हुआ था तब न कांग्रेस की सरकार कश्मीर में थी, समस्या वही है कि जब भी आप पुराने मुद्दे उखाड़ोगे ना और फिर उसके पीछे की अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो फिर आपका ही नाम जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी और आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और तब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उस पलायन के लिए भी क्या कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है? मैं यह जानना चाहता हूं। नहीं, मैं भी तो आपको वही बता रहा था ना कि अगर आप किसी मुद्दे को भी देखोगे और फिर इतिहास में जाओगे, ठीक है, आपने तो कह दिया कि पलायन की स्थिति कितनी से बनी हुई थी उसमें। अब जानना चाहते हैं तो चलिए हम करवा देते हैं। जहां तक विषय कश्मीरी पंडितों का, अगर कश्मीरी पंडितों के विषय पर बात की जाए, विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा कर ली जाए, कश्मीरी पंडितों के विषय पर आप नहीं बोलेंगे। टीकालाल टपलू जी की निर्मम हत्या के विषय पर आप नहीं बोलेंगे। गिरिजा टिक्कू जी की जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई उस विषय पर आप नहीं बोलेंगे। और जिस तरीके से कन्हैयालाल टेलर की एक तरीके से मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद मृत्यु हुई, उस विषय पर आप नहीं बोलेंगे। किस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नारे लगाते हैं उस पर नहीं बोलेंगे। ये सरतन से जुदा गैंग नारे लगाता नहीं बोलेंगे। कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या हुई आप नहीं बोलते हैं। और पालघर में संतों की निर्मम हत्या होती है, पालघर में संतों को मारा जाता है। आपकी वहां सरकार थी गठबंधन की, आप नहीं बोले। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार का कोई स्पष्टीकरण उस मुद्दे पर सामने नहीं आया। आप जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इसके आधार पर चलने वाले लोग, वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर चलने वाले लोग, 60 साल तक देश को लूट खाने वाले लोग, यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। 60 साल इनकी सरकारें रही, विकास ये नहीं कर सके, आतंक को समाप्त ये नहीं कर सके, चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब ये नहीं दे सके। हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और डंके की चोट पे दिया। इसको इन्हें याद रखना चाहिए। हमने मेक इन इंडिया की बात की और जिस तरीके से चीन को उसका आघात पहुंचा बिल्कुल स्पष्ट और सर्वविदित है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है तो पाकिस्तान के ऊपर बात करें, पाकिस्तान बॉयकॉटेड था, बॉयकॉटेड है, बॉयकॉटेड रहेगा। पीओके भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। सिंधु जल नदी पे जो हमारा स्पष्टीकरण है, जो फैसला है, उससे कल भी बरकरार थे, आज भी बरकरार है, भविष्य में भी बरकरार डंके की चोट पे रहेंगे। इसमें एक बिल्कुल स्पष्टीकरण है। और उसके साथ साथ इन्होंने मांगा था स्टेटमेंट जारी हो चुका और उसके साथ साथ ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कर रहे थे। विक्रम मिस्त्री जी ने भी स्पष्टीकरण दे दिया था, बिल्कुल मंत्रालय ने भी स्पष्टीकरण दे दिया था। डीजीएमओ टॉक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, विक्रम मिस्त्री जी का स्टेटमेंट सामने आया, उसके बावजूद भी ये अच्छी राजनीति करते रहे। मैं सोचता हूं स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक माफी होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, मेरा सवाल ये है क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, और जब वो कहते हैं कि भाई कार्रवाई सेना की तरफ से की गई, सेना को हमने खुली छूट दी, और सेना पर फिर ये सवाल नहीं करते क्योंकि सेना लगातार कार्रवाई करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, ठीक है,
विश्वास आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। तो इनके इस चीज के दो मतलब कैसे समझ में नहीं आ रहा? देखिए, सिंपल सी बात है, कांग्रेस से एक शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति पर टिकी रहे, इसका तो आपको भी अंदाजा है। अगर कश्मीर में धारा 370 अगर कांग्रेस के सरकार के समय नहीं लागू की गई होती तो क्या इस देश में अलगाववाद आता, क्या आतंकवाद बनती, क्या चरमपंथी संगठन उठ खड़े होते? 5 अगस्त 2019 तक वहां पर कश्मीर में कितना ध्वज था, आप सोच लीजिए, भारत का झंडा नहीं फहरा सकते थे। तो ये किसकी देन थी? ये कश्मीर में किसकी ये देन थी? ये कांग्रेस की तो देन थी। अब आप आइए नॉर्थ ईस्ट में लेकर के भारत के जो भी आतंकवाद हुए या वामपंथी उतरे, वो किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। आपने कभी उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप बताइए, 1965 और 71 की लड़ाई में जो आप निर्णायक जवाब देते हैं, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक उस पर करके क्यों नहीं दिखाया? आप उसका क्यों नहीं अभी तक फुटप्रिंट लोगों के सामने रखते हैं? 9 मई को भारतीय सेना ने 8 एयरबेस को जो ध्वस्त कर दिया, तो आपको ये नहीं लग रहा कि आज पाकिस्तान का पूरा एयरबेस आईसीयू में चला गया है? और ऐसा कहते कि हम क्या कर रहे हैं? 7 मई को भारतीय सेना ने 100 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर भी खत्म हो गए थे। जो आज भारत में पत्थर मार मार कर सेनाओं का मनोबल तोड़ते थे, अब सेना को छूट दे दी गई है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, आपको जो जैसा करे उसके साथ वैसे ही बिहेव करना है। और आज देश में आतंकवाद 90% खत्म हो गया है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप माने ना माने, पूरे देश की जनता को मालूम है। ठीक है शशांक रंजन जी, आपकी तरफ से चर्चा के लिए 2 ही विषय सबसे ज्यादा थे, सीज फायर क्यों हुआ और डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार बोल रहे हैं कि मेरे कहने पर सीज फायर हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कांग्रेस की तरफ से इन दोनों मुद्दों पर बात की जा रही थी। और भी तो चीजें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली। मसूद अजहर का नाम सुना आपने? जी। उसकी रोती हुई वीडियो सामने आई कि मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ठीक है, मैं जीकर क्या करूंगा। ठीक है, एक बार भी जिक्र किया विपक्ष की तरफ से किसी ने कि भैया आतंकवादियों की ऐसी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है कि वो रोने पर मजबूर हो गया? एक बार भी इस बात पर चर्चा की? आपके किसी नेता ने कोई पोस्ट की इस तरह की? जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी सदन शुरू ही हुआ है। नहीं, सदन शुरू तो अब हुआ है, लेकिन कार्रवाई तो काफी दिन पहले हो चुकी है। उसके बाद से भी किसी के नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह की पोस्ट की कि भैया कितना अच्छा काम किया है, आतंकवादी आज अपनी जान बचाने के लिए खुद मजबूर हो रहे हैं, पाकिस्तान में घुसकर मारा जा रहा है। देखिए, अगर मसूद अजहर की बात की जाती है तो मैं बताना चाहूंगा, मुझे याद आ रही है दिसंबर 1999 की एक घटना याद आ रही है। और तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी। अगर इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लिया जाए। नहीं, मेरे हिसाब से प्रकाश तो काफी ज्यादा डाल चुके हैं। फिलहाल की जो स्थिति चल रही है इसकी बात कर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास वैसे भी 20-30 सेकंड है फिलहाल। जी हाँ, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अभी सदन प्रारंभ ही हुए हैं और बहुत तरह की बातें हैं जिस पर चर्चा किया जाएगा समय के साथ। चलिए ठीक है, वो तो सदन में चर्चा होगी आगे की क्या कुछ रणनीति विपक्ष की रहने वाली है और कितने दिन कैसे क्या कुछ हंगामा करेगी, क्या राजनीति आगे की जाएगी, सब कुछ बातों पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से हजारों सवाल पूछे गए और सरकार ने भी अपनी तरफ से काफी जवाब भी दिए। और कांग्रेस के जो पुरानी बातें थी, कांग्रेस की अगर हम इंदिरा जी के टाइम की बात करें या फिर नेहरू जी के कार्यकाल की बात करें, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।